3। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किए थे। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिए थे, उसके हम 2 क्वेश्चन भी कर चुके थे। आज हम उसी पर क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं, 2 क्वेश्चन हुआ था ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, या एसएल अरोड़ा में 81 नंबर एग्जाम्पल है, 81। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। इफ आर इज हॉरिजेंटल रेंज फॉर थीटा इंक्लिनेशन and h is maximum height reached by the projectile, so that the maximum range is given by r square upon 8h plus 2h। r square upon 8h plus 2h ये प्रूफ करना है। देखो इसमें क्या दे रखा है, r हॉरिजेंटल रेंज है। r क्या है? रेंज है। हॉरिजेंटल रेंज फॉर थीटा इंक्लिनेशन। थीटा एंगल पे किसी बॉडी को प्रोजेक्टाइल किया जाता है, ठीक। इंक्लिनेशन ये दिया। h मैक्सिमम हाइट दिया है। h क्या दे रखा है? h मैक्सिमम हाइट। h मैक्सिमम हाइट और दे रखा है प्रोजेक्टाइल, सो दैट द मैक्सिमम रेंज इज गिवन बाय इतना, टू show that maximum range is equal to क्या है? r स्क्वायर अपॉन 8h, r स्क्वायर अपॉन 8h प्लस 2h। इसका मतलब r मैक्स प्रूफ करना है ये बात, ठीक है। क्वेश्चन फिर एक बार समझ लो। तब देखो क्वेश्चन समझो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ r इज हॉरिजेंटल रेंज फॉर थीटा इंक्लिनेशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एंड h बी द मैक्सिमम हाइट फॉर द प्रोजेक्टाइल, then to show that maximum range of the projectile is given by r square upon 8h plus 2h। मतलब मैक्सिमम रेंज ये निकालना है। बात समझ में आया? अब चलो निकालो। तो हाइट जब रेंज दिया तो रेंज का फार्मूला लिखो। मान लेते हैं इनिशियली u वेलोसिटी दिया गया, प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी दिया गया, तो r की वैल्यू क्या आएगी? r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये r की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अच्छा, मैक्सिमम हाइट भी दिया है, तो h की वैल्यू क्या आएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आया? सबकी वैल्यू जो पता करना है। देखो r और h के बीच में, और हमको निकालना है मैक्सिमम रेंज। और मैक्सिमम रेंज कितना आता है? मैक्सिमम रेंज का प्रूफ करवाए तो मैक्सिमम रेंज कितना आया था? यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाई जी केवल ना। अब देखो, तो अब कुल मिला के इन दोनों में रिलेशन निकालना है ऐसे कि इसके बराबर मैक्सिमम रेंज आ जाए। सिंपल जैसे किया है, ये देखो आर स्क्वायर किया है, आर स्क्वायर में 8h से डिवाइड करके 2h ऐड कर दो, और देखो ये आ रहा है कि नहीं। मतलब इसका लेफ्ट हैंड साइड उठाओ और प्रूफ कर दो राइट हैंड साइड। बस यही करना ही है, ठीक है। अब चलो देखो, या तो इसको ऐसे सॉल्व करो कि यू स्क्वायर बाई जी, मतलब थीटा को एलिमिनेट कर दो, केवल यू स्क्वायर बाई जी बचा दो, और जो बनेगा इक्वेशन यही आएगा। ऐसे भी किया जा सकता है। अब देखो तो करेंगे क्या हम, यहाँ पे हम करेंगे क्या। तो पहले देखो आर स्क्वायर अपॉन 8h निकालो। आर स्क्वायर अपॉन 8h, तो आर स्क्वायर अपॉन 8h करो। आर स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा u पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ये आर स्क्वायर आया, और h की वैल्यू ये है, आर स्क्वायर ये है। तो आर स्क्वायर अपॉन 8h कर रहे हैं। आर स्क्वायर अपॉन 8h देखो क्या आएगा, u पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन जी स्क्वायर अपॉन 8 मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू ये रखो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इतना बात समझ में आया? देखो 2 4 जा, यहाँ 4 आ गया, एक g से एक g कैंसिल हो गया, और u स्क्वायर से एक u स्क्वायर कैंसिल, u स्क्वायर बचेगा। यहाँ क्या बचा? u स्क्वायर बचेगा अपॉन 4 और g बचेगा, 4g, और क्या बचेगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आया?
अच्छा साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको लिखो और उसका स्क्वायर भी करना है, यू स्क्वायर अपॉन 4g, और ये इसकी वैल्यू लिखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर करोगे, ये देखो होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर करोगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ कर देना 2 2 जा 4, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे है साइन स्क्वायर थीटा एक है ऑलरेडी, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, 4 से ये वाला 4 कैंसिल, तो बच जाएगा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो बचेगा यू स्क्वायर, यहाँ केवल कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा अपान, नीचे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 4 कैंसिल, जी बच जाएगा। इतना बात समझ में आया? इसको मान लो थर्ड इक्वेशन, क्या थर्ड इक्वेशन, इतना लिखो, लिखिए ऊपर, ऊपर हटाना पड़ेगा, ठीक। अब चलो हटा रहे हैं, ये आर स्क्वायर अपॉन 8h आ गया, अब इसमें 2h ऐड करना है, तो चलो आर स्क्वायर अपॉन 8h और प्लस 2h, इसको ऐड करोगे तो आर स्क्वायर अपॉन 8h की वैल्यू क्या निकली है, यू स्क्वायर अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ h की वैल्यू क्या थी, मैक्सिमम हाइट, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। बोलो ये h की वैल्यू लिख दिया, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू यहाँ पे, अरे ये आर स्क्वायर अपॉन 8h की वैल्यू ये निकला था, इसको यहाँ रख दिया, और 2h उसमें ऐड करना था, 2h की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ h की वैल्यू मैक्सिमम हाइट, 2 से 2 कैंसिल, और u स्क्वायर बाई जी, ये देखो 2 से 2 कैंसिल, u स्क्वायर बाई जी, u स्क्वायर बाई जी कॉमन कर लो, अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये आ गया यू स्क्वायर बाई जी, और यही तो है मैक्सिमम रेंज, प्रूफ हो गया, ठीक। सिंपल था, केवल रखनी थी वैल्यू और कुछ नहीं, ठीक। इसको याद भी कर सकते हो, इस एक तरह का फार्मूला है, मान लो अगर कोई न्यूमेरिकल के फॉर्म में दे दिया कि ये रेंज ये है, मैक्सिमम हाइट ये है, और मैक्सिमम निकालो, तो आप फार्मूला लगा सकते हो डायरेक्ट उसका, ठीक, वैल्यू निकालने के लिए कह सकता है। चलो लिख लो, इसको लिखे, नीचे लिखे हो गए, अगला क्वेश्चन चलो। ओके, एक क्वेश्चन है, सो दैट देयर आर 2 एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच द हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम, ये तो प्रूव कर दिया था। ऑल्सो सो दैट द सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स फॉर दीज 2 एंगल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ये प्रूफ कर दिया, ये बात प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन ये क्वेश्चन ने हटाएं इसको, इसलिए सर आर मैक्स यही होता है, ये क्या कहते हैं, हाँ यार, अब फुल मैक्सिमम रेंज कब कवर करता था, जब थीटा 45, तो थीटा की वैल्यू 45 रखोगे, 2 थीटा 90 एंड साइन 91, अभी कल ही प्रूफ करवाया था। सर नहीं, मैं वहाँ पे नहीं, मैं वहाँ 45 तो लिखा था, लेकिन वो काट के वो नहीं लिखा। अब चलो अगला क्वेश्चन, 82 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 82, ये कह रहा है so that there are 2 angles of projection for which the horizontal range is same। इसको कल मैंने प्रूफ करवाया था कि 2 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जिसपे हॉरिजॉन्टल रेंज सेम होता है, वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ठीक। सर क्या 0 और 90 हो सकता है, 0 एंड 90 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री, 0 और 90, तो वो तो केवल हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा ना। पहली बात, 0 पे वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, नहीं, और एकदम सीधा वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन है नहीं, तो प्रोजेक्टाइल के लिए बात की गई है। प्रोजेक्टाइल के डेफिनेशन क्या था वहाँ पे, जब थ्रो किया जाए किसी पर्टिकुलर एंगल या उससे बना के, जब ऐसा कर्व बने, और जब आप ऐसे ही सीधा फेंक दोगे हॉरिजॉन्टल मोशन देके 0 पे, तो वो प्रोजेक्टाइल है ही नहीं, कर्व बनेगा ही नहीं। प्रोजेक्टाइल के लिए क्वाड्रेटिक कर्व बनना चाहिए, 80 और 10 डिग्री एकदम बनेगा, 80 और 10 पे होगा, देखिए, ठीक। अच्छा अगली बात, कल एक्सपेरिमेंट किए थे, नहीं पानी वाला किए थे वो वाला,
ठीक है चलो। 45 डिग्री वाला। तो इसमें तो मैं ये वाला प्रूफ कराया हूँ कि दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होंगे हाँ। जिन पे सेम हॉरिजॉन्टल रेंज होगा, वो दोनों एंगल क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। अब दूसरी बात, ये वाला प्रूफ करा चुका हूँ, देख लेना। और दूसरी बात इसमें कह रहा है ऑल्सो सो दैट सम ऑफ मैक्सिमम हाइट्स फॉर दीज टू एंगल्स इज इंडिपेंडेंट। कौन से एंगल, वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। मतलब कि जिन दो एंगल पे रेंज सेम होता है वो दोनों एंगल कैसे होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो कह रहा है कि ये भी पता करो, शो करो कि इन्हीं दोनों एंगल पे जो मैक्सिमम हाइट्स आएंगी, उन दोनों मैक्सिमम हाइट का सम जो आएगा वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल। इसी एंगल पे जो एच आएगा वो अलग। हाँ हाँ, तो इसको मैं कैसे करवा दूँ, वो वाला प्रूफ करवाया हूँ। देखो, तो ये मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। टू सो दैट sum of heights of projectile at angles theta 1 and theta 2 is independent of the सर ये वाला प्रैक्टिकल ठीक कर लिया था। of the angles। एंगल पे डिपेंड नहीं सर करेगा। ये वाला किया था आज, क्योंकि ऐसे जब मैं ऐसे रखा है ना, तब मतलब ये हाइट का बता, रेंज का। हाँ हाइट, रेंज हाइट का ही सर कि ठीक। 10 डिग्री पे मान लीजिए ऐसे यही भी गिर रहा था, 80 डिग्री करने पे हाइट इतनी आ रही थी, 10 डिग्री पे इतनी आई थी। दोनों का सम एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, ये प्रूफ करना है। 10 डिग्री वाली पे हाइट तो इतनी ही थी, 80 डिग्री वाली पे भी हाइट ज्यादा थी, लेकिन गिर पानी दोनों में। अरे तो वो रेंज है ना, रेंज सेम आया, वो सेम नहीं है, हाइट तो अलग अलग है। हाइट हम कहाँ कह रहे हैं, हाइट जो दो हाइट मिलेगी उन्हीं दोनों हाइट का सम इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल होगा। मतलब उन्हीं दोनों हाइट को जब सम करोगे तो वो हमेशा सेम होगा, चाहे जो दो एंगल, मतलब कुल मिला के कोई भी दो एंगल लो, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए। और दोनों एंगल पे जब कोई प्रोजेक्टाइल किया जाता है तो दोनों में जो हाइट कवर करती है उनका सम करोगे तो वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, ये बात यहाँ। और रेंज वाले में तुम प्रूफ किए थे तो रेंज बराबर होता है, लेकिन यहाँ हाइट तो अलग अलग कवर कर रहा है ना, हाइट तो अलग कर रहा है। तो दोनों हाइट का सम अभी दिखा रहा हूँ, तुम समझ नहीं पा रहे हो, अभी देख लो तब समझोगे अच्छा ये कह रहा है, अभी समझ नहीं पा रहे क्या प्रूफ करना। ठीक, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल ऐसे हैं जिनमें रेंज सेम है। एज these angles मतलब these angles that is theta 1 theta 2 are the angles at which range are same, मतलब जिनमें रेंज सेम है, और रेंज सेम होता है दो एंगल पे, और वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। therefore theta 1 plus theta 2 must be 90 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। अभी कल ही वाले लेक्चर में प्रूव किया था। हाँ। अब देखो, तो थीटा 1 एंगल के लिए एक हाइट होगा, मान लेते थीटा 1 एंगल के लिए h हाइट है, तो h1 मान लो, चलो h1, तो फार्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 बाई 2g, यही ना। ऐसे मान लेते हैं h2 हाइट थीटा 2 एंगल पे कवर किया है, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 अपान 2g। ठीक, तो इसको कह रहा है कि इन दोनों का सम जो आएगा वो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा। देखो, तो h1 प्लस h2 इज इक्वल टू, इन दोनों का सम करोगे तो u स्क्वायर बाई 2g दोनों में हो जाएंगे कॉमन, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2। बात समझ में आया। अब देखो, यहाँ से थीटा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा 2 आ जाएगा 90 माइनस थीटा 1, और साइन थीटा 2 की वैल्यू निकालोगे तो साइन आ जाएगा 90 माइनस थीटा 1, अरे थीटा 2 की वैल्यू साइन 90 माइनस थीटा 1, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, ये कॉस थीटा आ गया। बात समझ में आई नहीं आया। अब यहाँ रखो,
आएगा u स्क्वायर अपान 2g, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा 1 और प्लस इसके स्थान पे क्या लिख सकते हो, साइन थीटा 2 के स्थान पे कॉस थीटा 1 और इसका स्क्वायर है तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 यू स्क्वायर अपान 2g। बताओ इसमें एंगल कहीं से आया, नहीं आया ना, मतलब ये दोनों एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री है तो उन दोनों से पे जो भी हाइट कवर कर रहा है वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, इंडिपेंडेंट यही प्रूव करना था, है ना। अच्छा सर, ये sin थीटा 2 इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा 1 कैसे हुआ, यहाँ थीटा 2 है, थीटा 1 इधर ले जाओ, 90 माइनस थीटा 1 यहाँ रख दो, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है। इस cosine थीटा 2 की वैल्यू, इस sin थीटा 2 की वैल्यू cos थीटा 1 रखोगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1। ठीक, चलो अच्छा क्वेश्चन था, बड़े अच्छे क्वेश्चन भी पढ़ाइए यार, अच्छे हो जाएगा, फर्स्ट आते हैं। अभी टाइम वाला है, t1 प्लस t2 2 sin थीटा ये लिखना है। मतलब सॉल्व करने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाता हूँ, देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में नहीं आएगा, हटाओ। क्वेश्चन की तरफ से क्वेश्चन नंबर 83 है, क्वेश्चन नंबर 83 देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट देयर आर टू वैल्यूज ऑफ टाइम फॉर विच अ पार्टिकल इज एट द सेम हाइट। मतलब अब यहाँ पे देखो, जब सेम रेंज था तो दो एंगल, दो डिफरेंट एंगल पे रेंज सेम आता था, लेकिन यहाँ कह रहा है कि दो ऐसे टाइम हैं जिसपे सेम हाइट कवर करेगा। क्या कह रहा है, so that there are two values of time for which a projectile is at the same height, also so that the sum of these two times is equal to time of flight। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको मैं पूरा क्वेश्चन लिख ही दे रहा हूँ। क्या है, so that there are two values of time, to show that there are two values of time for which height is same, मतलब दो ऐसे टाइम हैं जिनमें हाइट सेम है, उसके बाद कह रहे हैं हाइट इज सेम फॉर अ प्रोजेक्टाइल सेम हाइट, ऑल्सो सो दैट सम ऑफ दीज टू टाइम इज टाइम ऑफ लाइट सेम, एंड also so that sum of these two time is equal to time of flight। बात समझ में आया, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तो कोई प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो ये कह रहा है कि ये शो करो कि दो ऐसे टाइम हैं जिनमें कोई प्रोजेक्टाइल सेम हाइट कवर करती है। मतलब कि दो ऐसे टाइम हो, कुछ भी हो सकता है वो टाइम, मान लेते हैं एक टाइम t1 है, एक टाइम t2 है। t1 टाइम पे भी उतने ही हाइट पे कोई प्रोजेक्टाइल पहुंचा और t2 टाइम पे भी उतना ही प्रोजेक्टाइल पे पहुंचा, उतनी ही हाइट पे, लेकिन दिया है कि ऑल्सो सो दैट सम ऑफ दीज टू टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये दोनों टाइम का जो सम आएगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट के सम के बराबर आएगा। ठीक है, चलो देखो, तो इसमें जब कह दिया तो फॉर्मूला लगाओ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में सेम हाइट कवर कर रहा है, तो ये फॉर्मूला लगाओ। तो और वाई में सेम हाइट की अलग अलग सेम ऐसे ये सेम हाइट लेकिन टाइम अलग अलग है, हाइट सेम है टाइम अलग अलग है। तो मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल u वेलोसिटी से थीटा एंगल बना के
प्रोजेक्ट किया गया, है ना। u वेलोसिटी से थीटा एंगल बना के प्रोजेक्ट किया गया। अब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, y एक्सिस में ट्रेवल करने के लिए इसका इधर वाला कंपोनेंट u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, और हाइट कवर करने के लिए कौन कंपोनेंट वेलोसिटी का होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो फॉर्मूला क्या होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाओ। यस मतलब डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के सर अराउंड। ये जो अलग अलग टाइम में जो डिस्टेंस है वो कौन सी डिस्टेंस है, y से डिस्टेंस नहीं, हाइट यहाँ से ये हाइट, हाँ, तो इसमें मतलब दो टाइम देना पड़ेगा। हाँ वही, मतलब हाइट सेम है लेकिन यहाँ पे जो पहुँच रहा है वो टाइम सेम है। तो टाइम ले रहे हैं ना, क्या परेशान हो, तभी तो समझ में आएगा क्वाड्रेटिक कहाँ खेला है। इधर देखो, तो यस ये फार्मूला लगाओ, तो यस फार्मूला लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना, y एक्सिस के अराउंड ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, ये हाइट ही मान लो, और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल u sin थीटा t, ऊपर जा रहा है निगेटिव हाफ जी टी स्क्वायर। अच्छा ये बताओ हमको क्या है, दो टाइम होंगे ना, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स होंगे, तो दो रूट्स, तो दो रूट्स का मतलब टाइम की कितनी वैल्यू हो गई इसमें, दो, लेकिन हाइट दोनों पे, हाइट दे दोनों पे y मानो कि नहीं, कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक y डिस्टेंस गया, या मान लो यहाँ पे तो ये x एक्सिस का डिस्टेंस है इतना और ये y एक्सिस का डिस्टेंस है, तो देख रहे हो हाइट दोनों में सेम है, लेकिन इसकी दो वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, मतलब दो ऐसे यहाँ टाइम निकलेंगे जो इस पूरे इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई कर दे। इसका मतलब टाइम की दो वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं जिसपे ये y की वैल्यू दोनों टाइम के लिए सेम आएगा। बात समझ में आया, और वही टाइम निकालना है, और वो टाइम क्या होगा, इनके रूट्स होंगे। बात समझ में आया, दिख रहा है कितना क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक इसका रूट्स निकालो, टाइम t1 t2 मान लेते हैं इसके रूट्स हैं, तो चलो इसका फॉर्मूला लगाओ इधर, इसका पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2y 2u sin थीटा t माइनस जी टी स्क्वायर, इन सबको इधर लाओ तो आएगा जी टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा सर यहाँ 2y कैसे, t, अरे ये 2 का डिवाइड है तो सब में मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक t में बन गया। अच्छा t में क्वाड्रेटिक बना तो t वेरिएबल मानोगे, बाकी सब छोड़ के क्या मानोगे, t वेरिएबल रहेगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि हाइट भी दिया है कांस्टेंट है, या यह हाइट मान लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यह हाइट मान लो, यह हाइट। ऐसे कैसे हो सकता है कि दोनों का समय अलग अलग है और हाइट से, अच्छा ये हो सकता है ना, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हाँ, एक्स स्क्वायर हो सकता है माइनस 3x प्लस 2 ये 0, ये पॉसिबल है कि नहीं, कि इसके दो ऐसे वैल्यू हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो कैसे ये नहीं हो सकता, ये भी तो t में क्वाड्रेटिक है, तो टाइम के दो ऐसे वैल्यू हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, बोलो ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। वेलोसिटी सेम है, थीटा सेम है, थीटा चेंज नहीं हो रहा है, जी सेम है, वेरिएबल टाइम है, क्योंकि यही बोल रहा है कि दो टाइम, तो वेरिएबल टाइम है, हाइट भी सेम है, तो टाइम की दो वैल्यू एग्जिस्ट की है, वही है। ठीक, थोड़ा लग नहीं रहा होगा कि टाइम कैसे सेम है, टाइम मतलब कि टाइम अलग अलग है लेकिन हाइट सेम कैसे आ गया, हाइट सेम, वेलोसिटी उतनी है, वही कह रहे हैं, लग नहीं रहा होगा लेकिन दो टाइम आएगा, दो टाइम आएगा, देखना क्या टाइम आएगा, देख ले क्या आता है। यहाँ पे भी एच बना दो चलो। तो अब ये कह रहा है कि पहले बात तो दो टाइम दिखाना है, दो टाइम दिखाना है, तो t1 t2 कैसे निकालोगे, सीधा चार लगाओ, तो टाइम की वैल्यू आएगी, या x की वैल्यू क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस सी, यहाँ b की वैल्यू क्या होगा ये, और माइनस बी खुद ही है, पहले कंपेयर कर लो, a की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जी, b की वैल्यू आएगा माइनस 2u sin थीटा, और c की वैल्यू आएगी कांस्टेंट टर्म दैट इज 2h, ये आ गया। अब फॉर्मूला लगा सीधा चार क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब देखो यहाँ फार्मूला में रखो, b की वैल्यू क्या है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस 2u sin थीटा प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और माइनस 4a की वैल्यू g, c की वैल्यू 2h अपॉन 2a, a की वैल्यू g 2g, ये आया। अब इनकी वैल्यू सॉल्व करो, आएगा 2u sin थीटा प्लस माइनस
4u² sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 2 जा 8 एच जी, तो आएगा 4u² sin स्क्वायर थीटा माइनस 8 एच जी या 8 जी एच अपान 2 जी। इतना बात समझ में आया? अब देखो, तो ये बताओ, तो इसकी दो वैल्यू पॉसिबल है ना, एक प्लस वाली एक वैल्यू माइनस वाली, तो दो टाइम इसके पॉसिबल हैं। अब चलो आगे चलता हूँ, ऊपर हटाओ, तो t1 की वैल्यू लोगे, प्लस लोगे तो एक वैल्यू आएगी टाइम की t1, माइनस लोगे तो दूसरी वैल्यू आएगी टाइम की t2। ठीक, हटाए या तो ऐसे कर लो, t1 t2 तो यहाँ दिख ही गया भाई, प्लस वाली वैल्यू लोगे t1, देखो यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि t1 प्लस t2 हम इसी इक्वेशन से निकालना चाहते हैं, सम ऑफ रूट का फार्मूला लगा के, समझे, इसलिए हम इसको हटाना नहीं चाहते। रुको, हटाना भी है तो मैं ये वाला पोर्शन हटा दूंगा। चलो देखो, तो t1 की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो t1 की वैल्यू आ जाएगी, अरे जैसे x की वैल्यू निकालते हो तो x की वैल्यू अल्फा और बीटा करते हो ना, प्लस वाली वैल्यू अल्फा माइनस वाली वैल्यू बीटा, ऐसे प्लस वाली वैल्यू लोगे तो आएगा 2u sin थीटा प्लस अंडर रूट में 4u² sin स्क्वायर थीटा माइनस 8gh अपान 2g। ऐसे t2 का लोगे तो t2 आएगा 2u sin थीटा माइनस अंडर रूट में 4u² sin स्क्वायर थीटा माइनस 8gh अपान 2g। ठीक, ये आ गया। अब कह रहा है कि इन दोनों टाइम का सम ऑफ रूट्स कर दो यार, ऐसे हटाएं इसको। ये प्रूफ तो हो गया कि दो टाइम मिल गया जिसपे हाइट सेम है, लेकिन अब प्रूफ करना है कि आल्सो सो दैट सम ऑफ दीज टू टाइम, ये दोनों टाइम का सम करो, तो t1 प्लस t2, देखो क्या होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, फर्क केवल प्लस माइनस का है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल ये बचेगा, तो आएगा क्या, आएगा ये 2 2 4 4u sin थीटा बाई 2g, और 2 से 2 4 काट दो तो आएगा 2u sin थीटा बाई g, और यही क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, यही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। हो गया, ठीक, ये प्रूफ करना था, अच्छा क्वेश्चन था, ये लग नहीं रहा है ये होगा नहीं पॉसिबल है। हाँ, लेकिन यही दिक्कत है कि ये वाली वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए, पता लगा इसकी वैल्यू वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये वाला क्वांटिटी इससे ज़्यादा होगा तभी पॉसिबल है, और ये निगेटिव, अरे डिस्क्रिमिनेंट जी निगेटिव आ गया तो इमेजिनरी तो वो टाइम नहीं लिया जाएगा ना, इसका मतलब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए बात, और पॉसिबल है तब हो जाएगा। ठीक है, हटाएं। तब भी सर मान लीजिए, जैसे अगर मान लीजिए किसी की उसका 1 और 2 ऑप्शन आता है, तो 1 सेकंड में भी उतनी हाइट, 2 सेकंड में भी उतनी कर दी। चलो देखो, अब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर सर्कुलर मोशन है क्या। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो पता है, जब कोई बॉडी किसी सर्किल में मूव करे, सर्किल के अलोंग मूव करे, सर्किल का पाथ जो होता है सर्कमफ्रेंस, किसी सर्किल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग जब कोई बॉडी मूव करती है उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो वो जरूरत नहीं है, वो सब पढ़े छोटे क्लासेस में। अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, देखो ये है सर्किल, तो जब कोई बॉडी, इसका कुछ न कुछ सेंटर होगा, इसका कुछ न कुछ रेडियस होगा, जब कोई बॉडी किसी सर्किल के सर्कमफ्रेंस के अलोंग कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है या मोशन करती है, इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक नहीं, स्पीड नहीं, वेलोसिटी चेंज होती है, बता रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए हमेशा, हाँ, अरे हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन यूनिफॉर्म की बात कर रहा हूँ। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब कहोगे, जब स्पीड उनकी सेम हो, कांस्टेंट का मतलब कि सर्कमफ्रेंस के अलोंग सेम डिस्टेंस कवर करे या इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हाँ यहाँ पे, हाँ, तो इसको बोलते हैं स्पीड इसका। तो इसमें अगर शॉर्ट में लिखा जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो क्या होगा था, व्हेन a body
a body moves with constant speed along circular path, along a circular path it is called uniform circular motion. यूनिफॉर्म क्या? सर्कुलर मोशन, मतलब स्पीड सेम होनी चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आते हैं, ये तो डेफिनेशन था, ये जानते भी थे यूनिफॉर्म, लेकिन इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वो अभी मैं बता रहा हूँ। इसके बाद पहले कुछ डेफिनेशन और देख लो। इसके बाद है रेडियस आर, तो इसके बाद है यूनिफॉर्म। जैसे एग्जांपल देना चाहोगे तो एग्जांपल क्या लिख सकते हो? एग्जांपल एक आपके सामने ही है, फैन एक तरह का, या और कौन सा एग्जांपल दे सकते हो? मूव करती है, या जब आप कोई रस्सी में पत्थर या स्टोन बांध के ऐसे मूव कराते हो तो वो जो पत्थर का मूवमेंट है वो भी एक सर्कुलर मोशन है। या जो क्या बोलते हैं उसमें, साइक्लिस्ट जो होते हैं, जो मौत का कुआं वाले में, वो भी एक तरह का सर्कुलर मोशन है। या जो साइकिल का पहिया, ये कह सकते हो, साइकिल का जो रिम है टायर वाला, टायर पे अगर कोई पार्टिकल रख दो तो साइकिल मूव करेगी टायर के अलॉन्ग, उसके अलॉन्ग, तो वो तरह का एक सर्कुलर मोशन। या घड़ी की सुई का टिप, ये सब सर्कुलर मोशन। तो टिप ऑफ हैंड क्लॉक, ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सारा जानते हो। और क्या लिख सकते हो? स्टोन मूविंग देखो एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल बता दो। अब आता है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट डेफिनेशन इसकी लिखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? मान लेते हैं कोई बॉडी यहाँ पे थी, इनिशियली यहाँ पे थी, और t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक। आफ्टर टाइम t या डेल्टा t टाइम बाद वो पार्टिकल यहाँ पे पहुँच गई। ये p मान लो, ये q पे थी, p पे पहुँच गई। अच्छा, इस p से q तक जाने में जो एंगल स्वेप्ट का मतलब जो एंगल कवर की, इसको हम डेल्टा थीटा मान लेते हैं। क्या? डेल्टा थीटा। हम डायरेक्ट थीटा भी मान सकते हैं, या डिस्प्लेसमेंट मानना है तो 2 थीटा मानो। रुको, डिस्प्लेसमेंट में x1 x2 मानते हैं, रुको हम और अच्छे से इधर, ठीक। अब देखो, इनिशियली है t पे, यहाँ पे है, ठीक, या इसका रेडियस है ये r, और यहाँ पे p पॉइंट पे है, t इज इक्वल टू 0 पे है कोई बॉडी, या t इज इक्वल टू t1 ले लो। क्या? t1 टाइम पे यहाँ पे है कोई पार्टिकल, और जब पार्टिकल हॉरिजॉन्टल से थीटा 1 एंगल बना रही है, ठीक। आफ्टर टाइम t, सम टाइम t2 पे, t2 टाइम बाद वो पॉइंट q पे पहुंच जाती है, और यहाँ से ये एंगल बना रही है थीटा 2, मतलब ये बड़ा वाला एंगल थीटा 2 है, छोटा वाला एंगल थीटा। तो उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल में कितना शिफ्ट किया? पहले से इतना था, अब इतना। तो ये वाला जो एंगल आया ना, इसी को डेल्टा थीटा बोलेंगे। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या है? थीटा 2 माइनस थीटा 1, और यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है? और यहाँ से यहाँ P तक से Q तक जाने में जो टाइम लिया वो डेल्टा T। अच्छा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इस सर्किल के अलोंग भी तो कुछ डिस्टेंस कवर किया ना। सर्किल के अलोंग ये जो लेंथ कवर किया, इस लेंथ को क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। इसको मान लिया डेल्टा S। ये जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, उसको डेल्टा S मान लिया। बात समझ में आया? और यही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट खाली एंगल का, हाँ, एंगल के रिस्पेक्ट में जितना वो स्वेप्ट करे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक। अच्छा,
अब उसके बाद ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये, अब इसकी वैल्यू, इसका फॉर्मूला कैसे दिया जाएगा, तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का में डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो आर्क लेंथ है वो डेल्टा एस अपान आर रेडियस, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या फार्मूला। अगर इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज गिवन बाय द नेट या एंगल स्वेप्ट बाय द पार्टिकल इन टाइम इंटरवल टी, ऐसे लिखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ देख लेना तब अपने से, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम है एंगल स्वेप्ट बाय अ पार्टिकल व्हाइल मूविंग अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में मूव करने में कोई पार्टिकल कितना एंगल स्वेप्ट करती है, कितना एंगल दो टाइम इंटरवल में जाती है, उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक, डेफिनेशन आएगा, ये तो फार्मूला है, वो डेफिनेशन है। ठीक, वो फार्मूला, ये फार्मूला है, समझ में आया इतना, डेफिनेशन आता है लिख लेना। तो आगे चलते हैं, ठीक है अगला चलते हैं। एंगुलर, अच्छा इसकी यूनिट क्या होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, इसकी वो ये एंगल है ना, एंगल है ना, एंगल को किस में मेजर करते हैं, डिग्री, रेडियन में, तो इसका यूनिट रेडियन होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। ठीक, अगला चलते हैं। अरे तो ये वाला लेंथ कैंसिल आउट नहीं हो गया, अब इस मैथ में पढ़ाए थे एंगल वाला, तब भी बताए थे थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर करके, वहां पे भी रेडियन यूनिट थी। अगला देखो एंगुलर वेलोसिटी, चल रहा है एंगुलर वेलोसिटी देखो, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी बताओ, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, हाँ लीनियर वेलोसिटी होता है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होगा उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। बात समझ में आ, तो एंगुलर वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, p से q, डेल्टा t का कितना टाइम लिया है, डेल्टा t। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं और ये होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला। यहाँ पे सर की लिख सकते हैं डेल्टा s अपॉन rt, कैसे, डेल्टा t हाँ तो डेल्टा वो तो आ जाएगा डेल्टा एस अपॉन आर टी, तो क्या मतलब है इसको दे जाना, अब इसको रख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं है ना इतना। क्या होता है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या है डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा लिख लो, डेल्टा का मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब चेंज इन, वही होता है पोजीशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा टी टाइम, टाइम इंटरवल, ये इतने टाइम इंटरवल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट गया उसको बोलेंगे क्या, एंगुलर वेलोसिटी। बात समझ में आया, एंगुलर वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा बोलो, एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड, रेडियन इसका, इसका टाइम रेडियन पर सेकंड, देख लिए क्या करें, रेडियन पर सेकंड। ठीक, ये एंगुलर वेलोसिटी, अगर डेफिनेशन लिख लेना। ठीक, सिंपल सा है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। ठीक, अगला, अच्छा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस, अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछेगा इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस में क्या लग जाता है, हटाना पड़ेगा, पार्टिकल ऊपर हटाना, देखो तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी।
एंगुलर वेलोसिटी। तो ये क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, और ये हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी। इसका मतलब अगर थीटा टाइम का कोई फंक्शन दिया रहेगा उसको एक बार क्या कर दोगे, डिफ्रेंशिएट कर दोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो आपको एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, अगला डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ, जब टाइम का फंक्शन दिया रहेगा तब ना। खतरनाक नहीं है, बताया तो हूँ ये डिफरेंशिएशन कुछ। अच्छा, अब उसके बाद अच्छा एक चीज़ ये देखो कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी ये जो होती है ये यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमेशा डायरेक्शन चेंज करती रहती है। कैसे? अच्छा, डायरेक्शन कैसे लोगे वेलोसिटी का, ऐसे लिया जाता है, ऐसे जैसे इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन लेना है ना, इस पे टेंजेंट खींच दोगे, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई लोगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे कोई लोगे तो ये डायरेक्शन वेलोसिटी का हो जाएगा। इस तरह से वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा हमेशा, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। अब आते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड तो बता सकते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, डेल्टा टी। अरे टाइम पीरियड डेल्टा टी नहीं, टाइम पीरियड का मतलब होता है कोई पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट की, एक चक्कर पूरा लगाने में, वन रिवोल्यूशन पूरा करने में जितना टाइम लगे उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ओ कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ द पाथ। एक साइकिल पूरा करने में जितना टाइम लगा, तो सीधा एक लिख रहे हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन पूरा करने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड, इसको टी से डिनोट करते हैं, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा सेकंड। सिंपल सी बात है, सेकंड। ठीक, अब आते हैं फ्रीक्वेंसी। सिंपल अभी डेफिनेशन है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताओ सर, इसमें फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है? हाँ काहे नहीं आएगा, फ्रीक्वेंसी बताओ, डेफिनेशन बताओ। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, मतलब कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, वो एक सेकंड में कितना बार, ये कितनी बार रिवॉल्व कर जा रही है, जैसे एक सेकंड में फैन कितनी बार घूम जा रहा है पूरा, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए सर पूरा ना घूम पाए, नहीं घूम पाए, तब नहीं आएगा, तब कैसे, तो पूरा सर्कुलर पाथ करेगा तब ना टाइम पीरियड निकलेगा। एक बार करेगा तो एक फ्रीक्वेंसी। हाँ, अगर एक सेकंड में एक ही बार, मिनिमम एक ही होती, मतलब कि अगर एक सेकंड में एक ही बार करती तो उसको एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सर आधा करेगी तो 1/2 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और कम करेगी करते जाओ, डेसिमल में आएगी, काहे नहीं आएगी, फ्रीक्वेंसी तो आएगी। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व करती है कोई बॉडी, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, पर एक सेकंड में मतलब, अब ये देखो पूरा, ये तो एक नंबर है ना, इसको न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू से डिनोटेड बाय, इसको न्यू बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, अब फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है, और एक सेकंड में, और एक रिवोल्यूशन करने में टी टाइम लगता है, एक रिवोल्यूशन करने में टी टाइम लगता है। देखो, एक रिवोल्यूशन करने में वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टी टाइम लगता है, इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो अब बताओ, एक सेकंड अगर लाओगे, इतना टी सेकंड लगता है एक रिवोल्यूशन करने में, तो एक सेकंड में कितना रिवोल्यूशन करेगा, 1/t रिवोल्यूशन। और ये नंबर ऑफ रिवोल्यूशन एक सेकंड में, वही क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई कि नहीं, एक सेकंड में 1/t रिवोल्यूशन किया, और एक सेकंड में जितना रिवोल्यूशन करता है वही होता है फ्रीक्वेंसी। ये न्यू के बराबर आ गया। हाँ, तो ये आ गया न्यू इज इक्वल टू 1/t, ये रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आ गया। बात समझ में आया, आगे चले। अब आता है ओके, रिलेशन बिटवीन न्यू ओमेगा न्यू एंड टी। चलो देख लो, इसको भी हटाएं।
इसमें रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन ओमेगा ओमेगा न्यू एंड टी। एंड टी एंड टाइम, बस टी एंड टाइम। ओमेगा न्यू एंड टी टाइम पीरियड है, यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। बात समझ में आया? अब देखो मान लेते हैं ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा न्यू तो फार्मूला पता है, न्यू 1/t होता है। ये तो न्यू और इसके बीच में आ गया रिलेशन, सीधा सीधा, कोई दिक्कत। ये तो अभी अभी करवाए है ना, ये हालांकि अब दिया है, उसको प्रूव नहीं करवाएंगे। अब हमको ओमेगा और टी में, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था बोलो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था एंगुलर वेलोसिटी में, बोलो टी डेल्टा बाई टी, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, यही ना। अब ये बताओ यदि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई हो जाए, 2 पाई मतलब पूरा एक रिवोल्यूशन, हाँ। यहाँ से चला फिर यहीं पहुंच गया, तो ये डेल्टा थीटा 0 थैंक यू 2 पाई हो जाए। हाँ 2 पाई अगर डेल्टा थीटा हो जाए, और 2 पाई डिस्प्लेसमेंट चलने में टाइम कितना लेता है, 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड के बराबर, तब डेल्टा टी कितना होगा, कैपिटल टी। सिंपल समझ में आएगा? हाँ। अरे भाई 2 पाई का मतलब पूरा 360 घूम जाना, और 360 घूमने में टाइम जो लगता है उसी को तो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो डेल्टा टी आ जाएगा, ये रख तो सीधा सीधा आंसर आ गया 2 पाई बाई टी। ये पहला इक्वेशन ओमेगा और टी में, ठीक। अच्छा 1/t को क्या लिख सकते हैं, न्यू, हाँ तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई और 1/t को न्यू रख दो, न्यू 2 पाई न्यू, ये भी आ गया, हो गया।